नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, के क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं फतेह सिंह आपके लिए लेकर के आया हूं। के क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर, इनके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। ये जो क्लास है ये शिक्षक ग्रेड फर्स्ट, शिक्षक ग्रेड सेकेंड, रीट, पटवार, एसएससी, रेलवे और स्पेशल जो दिल्ली पुलिस है उसके एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए लाई गई है। तो अंत तक बने रहें आप मेरे साथ और लेते रहें क्लास का आनंद। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में हम पढ़ रहे थे, वहीं से आगे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार सभी मित्र इस क्लास को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करिए और क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो महत्वपूर्ण नगर हैं उनमें आज हम पढ़ेंगे दोस्तों धौलावीरा की सभ्यता। कौन सी सभ्यता दोस्तों? धौलावीरा सभ्यता। तो देखिए मित्रों, जो धौलावीरा है या धौलावीरा है, धौलावीरा जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर के बना है। कितनों से? दो शब्द। धौलावीरा शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो आता है धौला और एक आता है दोस्तों वीरा। धौला और एक क्या आता है दोस्तों? वीरा। अरे गांव में जो धौला होता है वो किसको कहते हैं मित्रों? सफेद को धौला कहा जाता है, धौला कहा जाता है। क्लियर? क्योंकि गांव में भाषा ही ऐसी बोली जाती है, जो सफेद होता है उसको धौला बोलते हैं। ठीक है। और गांव में जो बाबूलाल मान लेते हैं, कोई बाबूलाल नाम का लड़का हो तो उसको बाबूला बोला जाता है। तो ये गांव है और कहते हैं कि गांव में रहते हैं लोग प्रेम से गले मिलकर, तेरा शहर देखते ही बड़ी तकलीफ होती है। और गांव में हम लोगों ने नाम भी देखे होंगे ना, नाम भी अजीब प्रकार के मिलते हैं। गांव में मिलती है नाम जैसे पपीता, जैसे मौसमी, जैसे नारंगी और जैसे संतरा, ये सब गांव के ही नाम हैं। तो उसी प्रकार से धौलावीरा एक गांव है और धौला का मतलब क्या होता है? सफेद। और वीरा का जो मतलब होता है वो कुआं होता है। तो धौलावीरा का मतलब क्या हुआ? सफेद रंग का कुआं। अर्थात धौलावीरा सभ्यता इसलिए नाम दिया गया क्योंकि यहां से हमें सफेद कुआं यानी सफेद कुओं के क्या मिले हैं? प्रमाण, इसलिए नाम क्या दे दिया इसको? धौलावीरा। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि धौलावीरा जो सभ्यता है ये कहां स्थित है। तो देखिएगा वर्तमान में कहां है? वर्तमान भारत का कौन सा राज्य दोस्तों? गुजरात। वर्तमान में कौन सा राज्य है? गुजरात। और गुजरात जो राज्य है, गुजरात राज्य के कौन से जिले में? कच्छ जिला। वर्तमान भारत के गुजरात राज्य का कौन सा जिला है मित्रों? कच्छ जिले। और कच्छ जिले में भजाऊ तालुका गांव। कौन सा गांव है दोस्तों? भजाऊ तालुका गांव। यानी गुजरात राज्य के कच्छ जिले के भजाऊ तालुका गांव में धौलावीरा सभ्यता स्थित है। यानी धौलावीरा की जो सभ्यता है यह भारत का गुजरात राज्य है और गुजरात राज्य का जो कच्छ नाम का जिला है, कच्छ जिले का भजाऊ तालुका नाम का जो गांव है, उस भजाऊ तालुका गांव में धौलावीरा नाम का एक स्थान या एक स्थल मिला है। और ये जो स्थल है ये कौन से काल का है? सिंधु काल का स्थल है। अब इसके बाद में यह बात करेंगे कि धौलावीरा की जो सभ्यता है इसकी खोज की बात करें कि इस सभ्यता की जो खोज है वो खोज किसके द्वारा वह कब की गई थी? तो दोस्तों इस सभ्यता की जो खोज है वह की गई 1967 में। 1968 ईस्वी में इस सभ्यता की खोज की गई थी जगपति जोशी ने। किसने की मित्रों? जगपति जोशी के द्वारा। यानी जगपति जोशी जो है, इतिहासकार जगपति जोशी ने वर्ष 1967 में धौलावीरा सभ्यता की खोज का कार्य किया था। तो धौलावीरा की खोज 1967 में की है और ये किसने की है? जगपति जोशी ने की है। अब खोज के बाद पुनर्खोज करना क्या कहलाएगा? तो मित्रों ये कहलाएगा उत्खनन। उत्खनन, ये उत्खनन कहलाएगा। उत्खनन को पुनर्खनन बोल सकते हैं, बात तो ये की है भाई, उत्खनन बोल दो या पुनर्खनन। तो 1990 1991 ईस्वी में एस आर राव, इसका पूरा नाम क्या है? सीनियर रंगनाथ राव,
SR राव अथवा सीनियर रंगनाथ राव के द्वारा इस सभ्यता का क्या किया गया, उत्खनन किया। भाई जो धोलावीरा सभ्यता है यह गुजरात के कच्छ जिले में है और वहां का गांव कौन सा है, भचाऊ तालुका गांव। धोलावीरा शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक आता है धोला और एक आता है वीरा। धोला का मतलब सफेद होता है और वीरा का मतलब कुआं होता है, यानी इसका मतलब होता है सफेद कुआं। क्या होता है, सफेद कुआं। लेकिन यहां से आगे अब हम बात करने वाले हैं धोलावीरा जो सभ्यता है इसकी किसकी बात करेंगे, विशेषताएं क्या है, इस सभ्यता की क्या है दोस्तों, विशेषताएं। तो धोलावीरा सभ्यता की जो विशेषताएं हैं इसकी यदि हम बात करें, यहां से हमें किसके प्रमाण मिले हैं, तो धोलावीरा जो नगर है 3 भागों में वर्गीकृत नगर। धोलावीरा नगर कितने भागों में डिवाइड था, 3 भागों में, 3 भागों में वर्गीकृत नगर है। वर्गीकृत क्या है, नगर। धोलावीरा जो नगर है वो कितने भागों में डिवाइड है, 3 भागों में वर्गीकृत नगर है। भाई धोलावीरा नगर की मुख्य विशेषता क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता का यह एकमात्र ऐसा स्थल था जो कितने भागों में डिवाइड है, 3 भागों में डिवाइड है। तो मित्रों 3 भागों में जो डिवाइड है, 3 भाग कौन कौन से हैं, एक तो कौन सा नगर आया, यानी कौन कौन सा दुर्गीकृत, यानी कौन कौन से 3 भाग है, एक तो दुर्गीकृत भाग, यानी एक कहूंगा पहला नगर डिवाइड था दुर्ग में, यानी एक तो किस भाग में डिवाइड है, दुर्ग में डिवाइड है। दूसरा मध्यम नगर, क्या नाम दिया इसको, मध्यम नगर नाम दिया गया, मध्यम नगर नाम दिया गया। और एक को नाम दिया गया नगरीय क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र। धोलावीरा नगर 3 भागों में डिवाइड था, यानी ये जो नगर था 3 भागों में बटा हुआ था, एक दुर्गनुमा, एक मध्यम नगर और एक कौन सा क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र। लेकिन जो तीनों भाग हैं भाई ये बटा तीनों भागों में था, लेकिन तीनों भागों के चारों ओर, यानी 3 भागों में बटा हुआ है लेकिन तीनों के चारों ओर, यानी तीनों के क्या है, चारों ओर, तीनों के चारों ओर क्या है, सुरक्षा की दीवार, तीनों के चारों ओर क्या है, सुरक्षा की दीवार है। नगर 3 भागों में डिवाइड था लेकिन चारों ओर, नगर के चारों ओर किलाबंदी, नगर के चारों ओर किसके प्रमाण मिले हैं, किलाबंदी के प्रमाण, चारों ओर किलाबंदी के प्रमाण, किलाबंदी के क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। यानी धोलावीरा नगर 3 भागों में डिवाइड था। एक तो कौन सा भाग आया, दुर्गनुमा भाग, एक भाग तो दुर्गनुमा है, दूसरा मध्यम नगर है, दूसरा कौन सा नगर है दोस्तों, मध्य नगर, और तीसरा कौन सा, नगरीय क्षेत्र है। लेकिन तीनों के चारों ओर सुरक्षा की क्या है, दीवार है, यानी नगर के चारों ओर क्या की गई है, किलाबंदी की गई है। तो ये इसकी क्या थी दोस्तों, विशेषता थी। अब यहां से आगे हम पढ़ने वाले, एक बार स्क्रीनशॉट लेके क्लियर करिए, यहां से आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए और किसके प्रमाण यहां से प्राप्त होते हैं, यहां से हमें सुनामी और चक्रवात के प्रमाण मिलते हैं। अगली विशेषता क्या है इसकी, सुनामी यानी समुद्रनुमा, समुद्र में सुनामी आती है, तो उसी प्रकार से सुनामी व चक्रवात के प्रमाण, चक्रवात के क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। सुनामी और चक्रवात के जो प्रमाण हैं दोस्तों, यानी सुनामी और जो चक्रवात के प्रमाण हैं, सिंधु सभ्यता के किस नगर से हमें सुनामी और चक्रवात के प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो सुनामी और चक्रवात के जो प्रमाण हैं, सुनामी और चक्रवात के जो प्रमाण है मित्रों, ये कहां से प्राप्त होते हैं, तो दोस्तों ये प्रमाण मिलते हैं धोलावीरा की सभ्यता से। धोलावीरा की जो सभ्यता है, यहां से हमें सुनामी के और जो चक्रवात हैं उनके क्या मिलते हैं दोस्तों, प्रमाण मिलते हैं। या और ध्यान दीजिएगा, धोलावीरा सभ्यता से हमें राजसभा के साक्ष्य भी मिलते हैं। यानी एक और विशेषता इसकी निकल कर आती है कि राज जो सभा है, राजसभा के क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। और इसी के साथ में हमें गिरगिट होता है, गिरगिट एक जीव होता है, गिरगिट व नेवले की प्रतिमा, नेवले की क्या मिलती है, प्रतिमा, गिरगिट और नेवले की क्या मिलती है, प्रतिमा। तो विशेषता इसकी कई सारी है। यानी गिरगिट जो होता है, गिरगिट हम लोग गांव से आते हैं और गांव में गिरगिट देखा होगा, गिरगिट प्राय पेड़ों में चढ़ने का काम, और नेवला जिसको गांव की भाषा में क्या बोलते हैं आपको पता ही है। तो नेवला और जो गिरगिट है इसकी भी क्या मिलती है हमें,
प्रतिमा एक कौन सी सभ्यता से मिलती है? गिरगिट और नेवले की प्रतिमा जो है वो किससे मिलती है? ये हमें मिलती है कहां से दोस्तों? धौलावीरा। अब सुनिएगा, 16 पानी के तालाब, 16 पानी के तालाबों के प्रमाण, तालाबों के प्रमाण, तालाबों के क्या मिले हैं? प्रमाण, यानी 16 पानी के क्या मिले हैं दोस्तों? तालाब। तो मैंने आपसे कहा है, यानी मैंने आपसे किस सभ्यता की विशेषताओं के बारे में कहा है? धौलावीरा। तो धौलावीरा की जो सभ्यता है यह गुजरात के कच्छ जिले में है दोस्तों, और भचाऊ तालुका नाम के गांव में है। इसकी खोज की बात की तो 1967-68 में जगपति जोशी ने की है और उत्खनन SR राव ने किया है। फिर मैंने कहा धौलावीरा का मतलब क्या होगा? सफेद कुआं होगा। विशेषताओं की बात की, यह नगर 3 भागों में डिवाइड था, एक तो दुर्गनुमा, मध्यम नगर और नगरीय क्षेत्र। तीनों के चारों ओर सुरक्षा की क्या हुआ करती थी? दीवार, यानी किलाबंदी का कार्य किया गया। फिर मैंने आपसे अगली विशेषता पढ़ाई है कि सुनामी और चक्रवात के प्रमाण में मिल गए, राज्यसभा के साक्ष्य यहां से मिल गए, गिरगिट और नेवले की प्रतिमा मिल गई, और 16 पानी के क्या मिले हैं दोस्तों? तालाब मिले। यहां से आगे अगली सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिएगा, जो अगली सभ्यता आती है वो हम पढ़ेंगे सुरकोटड़ा सभ्यता। कौन सी सभ्यता मित्रों? सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा सभ्यता। ये सिंधु घाटी सभ्यता के ही नगर हैं। सुरकोटड़ा भी किसका नगर है? सिंधु घाटी सभ्यता का ही क्या है दोस्तों? नगर। तो सुनिएगा, सुरकोटड़ा नाम का नगर कहां से मिला है मित्रों? ये कहां से प्राप्त होता है? ये मिला गुजरात राज्य। सुरकोटड़ा सभ्यता कौन से जिले में दोस्तों? यह है गुजरात राज्य, और गुजरात राज्य का कौन सा जिला है? कच्छ जिला। सुरकोटड़ा सभ्यता भी गुजरात राज्य के कौन से जिले में है? तो मित्रों, सुरकोटड़ा जो सभ्यता है यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। और मैंने धौलावीरा पढ़ाई, तो धौलावीरा सभ्यता भी कहां विकसित हुई है? तो दोस्तों, ये जो सभ्यता धौलावीरा है ये भी गुजरात राज्य से प्राप्त हुई है, और सुरकोटड़ा भी कहां से हुई है? गुजरात राज्य से। अब बात आती है कि सुरकोटड़ा जो सभ्यता है इसकी खोज कब हुई थी? तो इस सभ्यता की खोज हुई थी दोस्तों 1964 में। खोज कब हुई थी? 1964 ईस्वी। और 1964 में किसने की थी? तो मित्रों, इसकी खोज की थी जगपति जोशी। किसने की मित्रों? जगपति जोशी ने की थी। जगपति जोशी ने सुरकोटड़ा सभ्यता की खोज की। अब इंपॉर्टेंट बात इसमें आती है कि सुरकोटड़ा जो सभ्यता है इसकी विशेषताएं क्या है? मुख्य विशेषता की बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सभ्यता, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। सुरकोटड़ा सभ्यता की जो विशेषता है ये विशेषता बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। यहां से हमें क्या मिला? तो दोस्तों, यहां से हमें घोड़े की क्या मिली है? हड्डियां। घोड़े की हड्डियों के क्या मिले हैं दोस्तों? प्रमाण प्राप्त हुए हैं। घोड़े की हड्डियों के क्या मिले हैं? प्रमाण। और इसके अलावा और अगली विशेषता क्या है? पत्थर के चिकनाई युक्त, पत्थर के, या मैं कहूं चिकने पत्थर से बने भवन। मैं ये भी कह सकता हूं जो चिकने पत्थर हैं, चिकने पत्थर और चिकने पत्थर से निर्मित भवन, इससे क्या है? बने हुए हैं। तो चिकने पत्थर से निर्मित क्या मिले हैं? भवन। ये विशेषता कहां की है? सुरकोटड़ा की। तो जो सुरकोटड़ा सभ्यता है दोस्तों ये गुजरात राज्य, और गुजरात राज्य का कौन सा जिला आता है? कच्छ जिला। 1964 में जगपति जोशी ने इस सभ्यता की खोज की है। और विशेषता के क्रम में मैंने कहा आपसे कि घोड़े की हड्डियों के क्या मिले? यहां से प्रमाण प्राप्त हुए हैं। भाई, जो घोड़े की हड्डियों के सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र प्रमाण कहां से मिले हैं? सुरकोटड़ा से। और चीकने पत्थर से निर्मित जो भवन है ये भी किसकी विशेषता आती है? सुरकोटड़ा सभ्यता की विशेषता आती है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेके क्लियर करिए, आगे चल रहे हैं मित्रों। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे चल रहे हैं। देखिए, अगली सभ्यता की हम बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का जो अगला नगर आता है दोस्तों उसकी बात करें, बनावली सभ्यता। कौन सी सभ्यता मित्रों? बनावली क्या है? सभ्यता। दोस्तों, जो बनावली सभ्यता है यह कहां स्थित है? तो दोस्तों, इसका जो स्थान की हम चर्चा करें, इसका स्थान क्या है?
सुरकोटला सभ्यता का बनावली सभ्यता का स्थान क्या है? यह सभ्यता कौन से राज्य में विकसित हुई है? हरियाणा, हरियाणा राज्य। और हरियाणा राज्य के कौन सा जिला आता है? हिसार। हरियाणा राज्य का हिसार जिला, कौन सा मित्रों? हिसार। और हिसार नाम का जो जिला है, हिसार जिले में घग्गर अथवा, क्या कह सकता हूं? घग्गर, और घग्गर नदी अथवा ये कह सकते हो रंगोई नदी, रंगोई नदी, घग्गर अथवा रंगोई नदी के किनारे, घग्गर अथवा रंगोई नदी के कहां विकसित हुई है? तो मित्र यह घग्गर अथवा रंगोई नदी के किनारे पर विकसित हुई है। भाई जो सुरकोटला बनावली जो सभ्यता है, यह हरियाणा राज्य के हिसार जिले में घग्गर अथवा रंगोई नदी के किनारे पर विकसित हुई है। अब हम बात करते हैं इस सभ्यता की जो खोज है, इस सभ्यता की खोज 1978 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। भाई मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि आर.एस. बिष्ट, आर.एस. बिष्ट, आर.एस. बिष्ट का मतलब भी क्या होगा? रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1978 के अंदर हरियाणा राज्य के हिसार नाम के जिला जो है, यहां से एक सभ्यता खोज की, जिसका नाम क्या था मित्रों? बनावली सभ्यता। अब सुनिएगा, बनावली जो सभ्यता है इसके विशेषताओं की बात करेंगे। बनावली सभ्यता की किसकी बात करेंगे दोस्तों? विशेषता की। बनावली सभ्यता की विशेषता की बात करें, इस सभ्यता की विशेषता क्या है? इस सभ्यता की क्या है दोस्तों? विशेषता। इस सभ्यता की जो विशेषताएं हैं वो क्या है? भाई यहां से हमें किस किस के प्रमाण मिले हैं, ये यानी विशेषताएं इस सभ्यता की क्या है? तो सुनिएगा, यहां से हमें मिट्टी के, यहां से हमें लकड़ी के हल के प्रमाण, कुल मिला के कहेंगे हल के प्रमाण, हल के क्या मिले हैं? प्रमाण मिले हैं। लेकिन मैंने आपको पहले हल के प्रमाण मिले, इंपोर्टेंट, मैंने आपको पहले जब कालीमंगा सभ्यता की चर्चा की थी दोस्तों, तो कालीमंगा सभ्यता में मैंने आपको पढ़ाया था कि जुते हुए खेतों के प्रमाण तो कौन सी सभ्यता की विशेषता है? तो जुते हुए जो खेत है दोस्तों, जुते हुए खेत कहां से मिले? वो जुते हुए जो खेत हैं वो तो मिले हमें कहां से? तो दोस्तों जुते हुए खेतों के प्रमाण तो कालीमंगा से मिलते हैं, लेकिन जो हल्के प्रमाण है, हल्के प्रमाण कहां से मिले? तो हल्के प्रमाण मिले हरियाणा के हिसार जिले से। और कौन सी सभ्यता से मिले हैं? तो बनावली सभ्यता से हमें हल्के प्रमाण मिलते हैं। ये तो बात क्लियर है। और इस सभ्यता की खोज किसने की? तो 1978 ईस्वी में इस सभ्यता की जो खोज का कार्य है वो किसके द्वारा? रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था। यहां से आगे हम बात करें और हमें किसके साक्ष्य मिले? रसोई घर, रसोई घर, रसोई घर के प्रमाण। और किसके प्रमाण मिले हैं दोस्तों? रसोई घर के प्रमाण। इसके अलावा हमें यानी क्या मिला है? इसके अलावा और बात करें, अगले विशेषता क्या है? धान के पात्र, धान के बर्तन, पात्रों को क्या बोलते हैं दोस्तों? बर्तन बोलते हैं। अर्थात मैं ये कहूंगा कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का समृद्ध नगर था। कौन सा नगर था? सिंधु घाटी की जो सभ्यता है ना, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का समृद्ध नगर, समृद्ध नगर, समृद्ध क्या था? नगर था। ऐसा क्यों कहा मैंने? इसलिए कहा क्योंकि यहां से हमें क्या मिलते हैं? प्रमाण मिलते हैं। किसके प्रमाण मिलते हैं? रसोई के प्रमाण, रसोई घर, रसोई क्या मिला है? घर। तो रसोई घर के जो प्रमाण मिले हैं ना, रसोई घर के प्रमाण के आधार पर, जो रसोई घर के प्रमाण है उनके आधार पर मैंने लिखा है कि ये बनावली नाम का जो नगर है, यहां से भवनों में रसोई घर के प्रमाण मिले। और रसोई घर होगा तो क्या होगा? सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका कौन सा नगर होगा ये दोस्तों? समृद्ध नगर होगा। समृद्ध नगर क्यों होगा सर? क्योंकि मकान जो मिला है यानी जो भवन मिले हैं, भवनों में क्या मिला है? रसोई घर। सुनिएगा, सरसों एवं क्या मिला है यहां से? सरसों एवं, सरसों व सरसों एवं जौ, सरसों और जौ के ढेर, ढेर यानी ढेर कैसे होंगे? ढेर, ढेर बोलेंगे ये तो क्या पड़ी हुई है यहाँ पर? सरसों है। ये क्या है? सरसों है। और ये क्या मान लेते हैं इसमें क्या है? जौ है। तो सरसों और जौ के क्या मिले? ढेर मिले। अर्थात यानी यहां से सरसों और जौ के ढेर भी मिले हैं।
अब सुनिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट लो, अगला नगर आगे पढ़ रहे हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा सभी मित्र। देखिए देखिए अगली सभ्यता के बारे में हम पढ़ते हैं। अगला जो नगर आता है वो आता है रोपड़ सभ्यता। कौन सा दोस्तों? रोपड़ सभ्यता। रोपड़ सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का ही अगला नगर आता है, जिसका नाम क्या है? रोपड़। सिंधु घाटी सभ्यता का अगला नगर कौन सा है दोस्तों? रोपड़ सभ्यता। तो देखिए रोपड़ जो सभ्यता है यह कहाँ स्थित है, यानी इसका स्थान क्या है? रोपड़ सभ्यता का स्थान क्या है दोस्तों? तो जो रोपड़ सभ्यता है यह पंजाब राज्य, कौन सा राज्य दोस्तों? पंजाब। और पंजाब राज्य में कौन सी नदी आती है दोस्तों? सतलज नदी। सतलज नदी के किनारे पंजाब राज्य में सतलज नदी के कहां विकसित हुई है? तो यह सभ्यता पंजाब राज्य में सतलज नदी के किनारे पर विकसित हुई है। भाई रोपड़ जो सभ्यता है यह पंजाब राज्य में सतलज नदी के किनारे पर विकसित हुई है। अब हम इसकी बात करेंगे कि भाई इसकी जो खोज है, खोज कब हुई थी? तो रोपड़ सभ्यता की खोज 1950 ईस्वी में, और किसके द्वारा की गई थी? जगपति जोशी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? जगपति जोशी के द्वारा। जगपति जोशी ने रोपड़ जो सभ्यता है, रोपड़ सभ्यता की खोज का कार्य किया है। इतिहासकार है जगपति जोशी। और वर्ष की बात हम करें तो वर्ष की बात मैंने कब की है? 1950 की। अब सुनिए, यहां पर जो था नोट में डाला हूं, इंपोर्टेंट टॉपिक है, नोट की बात की मैंने यहां पर नोट। सुनिएगा, स्वतंत्रता के पश्चात, मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के पश्चात यानी 1947 के बाद। हमारा देश स्वतंत्र कब हुआ? 1947। तो 1947 के बाद यानी स्वतंत्रता के पश्चात खोजा गया भारत का पहला स्थल। भारत का क्या था? ये प्रथम स्थल था। भारत का क्या था? प्रथम स्थल। यानी आजादी के बाद में खोजा गया भारत का जो पहला स्थल था, उस स्थल का नाम क्या था? रोपड़ सभ्यता। भाई जो रोपड़ सभ्यता है इसकी खोज आजादी के बाद में की गई। आजादी बोले तो क्या बोलेंगे? स्वतंत्रता। यानी 1947 के बाद में सिंधु घाटी सभ्यता का कोई ऐसा नगर है जिसकी क्या की गई थी दोस्तों? खोज। तो 1947 के बाद सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका पहला कौन सा नगर खोजा गया? तो मित्रों पहला नगर रोपड़ खोजा गया था। लेकिन यदि मैं क्वेश्चन को और थोड़ा चेंज कर दूं, यदि क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में ऐसे पूछा जाए, या दिल्ली पुलिस की जगह फॉर एग्जांपल किसी और एग्जाम में पूछा जाए कि जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता बोले तो आजादी, तो स्वतंत्रता के जो पश्चात है, स्वतंत्रता के पश्चात खोजा गया, स्वतंत्रता के बाद में खोजा गया, यानी आजादी के जो बाद है वो खोजा गया राजस्थान का। अब भारत की बात नहीं करें, थोड़ी सी बात इसकी कर ले, राजस्थान का, या राजस्थान का प्रथम स्थल, राजस्थान का प्रथम स्थल। तो आजादी के बाद खोजा गया राजस्थान का पहला स्थल कौन सा था? ये तो मैंने बात की। भारत का पहला स्थल तो कौन सा था दोस्तों? रोपड़ सभ्यता। लेकिन अब यदि बात करें राजस्थान का पहला स्थल कौन सा था? तो दोस्तों कालीबंगा। तो दोस्तों कौन सा आएगा? कालीबंगा आएगा। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान का आजादी के बाद खोजा गया पहला स्थल था, जबकि भारत का आजादी के बाद खोजा गया पहला स्थल कौन सा था? रोपड़। इसकी खोज कब हुई थी दोस्तों? 1952 ईस्वी। इसकी खोज कब हुई थी दोस्तों? 1952 ईस्वी। अब देखिएगा यहां से आगे हम लोग और बात करेंगे, यहां से आगे अगली बात करेंगे। अगली जो सभ्यता आती है इंपोर्टेंट है, रोपड़ सभ्यता क्लियर होती है, यानी स्थान पंजाब राज्य में सतलज के किनारे पर, खोज 1950 जगपति जोशी में। आजादी के बाद खोजा गया पहला स्थल, और स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला स्थल कौन सा था? यानी पहला स्थल राजस्थान का कालीबंगा। अब सुनिए, इसकी विशेषता की बात करें, इस सभ्यता की किसकी बात करेंगे मित्रों? विशेषता, यानी इस सभ्यता की विशेषता की बात करेंगे। इस सभ्यता की विशेषता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है किसकी? रोपड़ सभ्यता की जो विशेषता है, बहुत महत्वपूर्ण विशेषता। तो भाई इसकी विशेषता क्या है?
आजादी के बाद खोजा गया भारत का पहला नगर था, सुनिएगा, मानव के साथ। किसके साथ दोस्तों? मानव के साथ। मानव के साथ, मानव के साथ कुत्ते को दफनाना, कुत्ते को दफनाने का प्रमाण, कुत्ते को दफनाने के प्रमाण, दफनाने के क्या मिले हैं? प्रमाण। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण कहां से प्राप्त होते हैं? तो दोस्तों मानव के साथ कुत्ते को किसी स्थान पर दफनाया गया, तो वह स्थान कौन सा था? रोपड़ था। अब मैं ये कहूंगा कि रोपड़ की जो सभ्यता है, यहां से हमें मानव के साथ में कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। भाई जो मानव है, मानव के साथ किसको दफनाया जा रहा है? कुत्ते को। कहां पर दफनाया जा रहा है? रोपड़ सभ्यता में दफनाया जा रहा है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके क्लियर करिएगा, आगे चल रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेके क्लियर करिए, आगे चल रहे हैं। देखिए अगली सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, चले आगे। तो देखिएगा अगली जो सभ्यता आती है वह कौन सी है? चन्नू दड़ो सभ्यता। अगली सभ्यता कौन सी है दोस्तों? चन्नू दड़ो सभ्यता। चन्नू दड़ो सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के ही नगर है। चन्नू दड़ो भी किसका नगर है? सिंधु घाटी सभ्यता का नगर है, जिसका नाम क्या है मित्रों? चन्नू दड़ो सभ्यता। तो देखिए चन्नू दड़ो जो सभ्यता है, इसका क्या क्या उपनाम है? इसका उपनाम, इसे झाकर या झूकर संस्कृति भी कहते हैं। कौन सी? झाकर संस्कृति अथवा झूकर संस्कृति भी कहा जाता है। यानी चन्नू दड़ो जो सभ्यता है, इसको किस नाम से पुकारा जाता है? झाकर या झूकर संस्कृति। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ के जो लोग थे ना, वो शिल्पाकृति बनाने में माहिर थे। यानी विभिन्न प्रकार की क्या बनाना जानते थे? शिल्पाकृति। इसलिए क्या कहते हैं? इसलिए सभ्यता को कहा जाता है दोस्तों, पसीने आ रहे हैं, पता नहीं पसीना कहां जाके रुकेगा, ठीक है ना। यानी इसलिए सभ्यता को क्या कहते हैं? झाकर अथवा झूकर संस्कृति कहते हैं। और क्या कहते हैं? सिंधु घाटी जो सभ्यता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी जो सभ्यता है, सभ्यता की औद्योगिक नगर है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्या कहते हैं? औद्योगिक नगर। सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर कहते हैं। औद्योगिक क्या है? नगर। सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर भी कहा जाता है। लेकिन मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि सैंधव सभ्यता का अर्ध औद्योगिक नगर किसको कहते हैं? भाई अर्ध औद्योगिक नगर कौन सा था? तो फर्स्ट मैंने स्थल पढ़ाया था हड़प्पा। हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहते हैं, जबकि औद्योगिक नगर किसे कहा जाता है? चन्नू दड़ो सभ्यता को कहा जाता है। अब सुनिएगा, मैं यहां पर एक नोट डाल रहा हूं। नोट, ये जो स्थान था, नोट सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थान। सिंधु घाटी जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थान, सिंधु घाटी सभ्यता का यह एकमात्र क्या था? स्थल, जहां से हमें किसके प्रमाण नहीं मिलते? जहां से हमें किलेबंदी के प्रमाण नहीं मिलते हैं। किसके प्रमाण दोस्तों? किलेबंदी। किलेबंदी मतलब क्या बोलूंगा? किले को मैं क्या बोलूंगा? दुर्ग। दुर्ग की सुरक्षा प्राचीर। दुर्ग की क्या बोलूंगा? सुरक्षा प्राचीर। सुरक्षा प्राचीर बोलूंगा। प्राचीर का मतलब क्या होता है? दीवार होता है। भाई प्राचीर का मतलब दीवार होगा। चन्नू दड़ो सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थान था जहां से हमें किसी प्रकार के कोई दुर्ग के प्रमाण भी नहीं मिलते हैं। अर्थात मैंने क्या बोला कि यहां से हमें किलेबंदी के कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होते, यानी दुर्ग और की सुरक्षा प्राचीर के प्रमाण प्राप्त नहीं होते। इसके क्या नहीं होते? प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं। प्राप्त नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते। अब बात यह आती है भैया, होते हैं। अब बात आती है किसकी? चन्नू दड़ो सभ्यता की खोज की बात करें। खोज, इसकी खोज कब हुई थी? 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में किसने की थी? नन्नी गोपाल मजूमदार। नन्नी गोपाल मजूमदार के द्वारा, नन्नी गोपाल मजूमदार के द्वारा की गई थी। नन्नी गोपाल मजूमदार के द्वारा। यह स्थान कहां पर है? तो इस स्थान की हम बात करें दोस्तों, स्थान कहां पर है? पाकिस्तान। कहां स्थित है चन्नू दड़ो सभ्यता? पाकिस्तान में। कौन सी नदी बहती है दोस्तों? सिंधु नदी। पाकिस्तान में सिंधु नदी के कहां स्थित है? किनारे।
यानी वर्तमान में जो पाकिस्तान है और पाकिस्तान में जो सिंधु नदी बहती है, उस सिंधु नदी के किनारे पर यह चन्नू दड़ो नाम का स्थान विकसित हुआ है। यानी चन्नू दड़ो सभ्यता पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है और इसकी खोज 1931 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? नन्ही गोपाल मजूमदार, NG मजूमदार, NG मजूमदार, ये भी कह सकता हूं NG मजूमदार, मतलब नन्ही गोपाल मजूमदार ने इस सभ्यता की क्या की दोस्तों? खोज का कार्य किया, नन्ही गोपाल मजूमदार। लेकिन आप ध्यान रखना दोस्तों, विशेषताओं की बात करें, यानी ये जो सभ्यता है इसकी विशेषता क्या है? विशेषता इस सभ्यता की क्या है? विशेषताएं, इस सभ्यता की विशेषताओं की बात करें, यहां से हमें काजल क्या मिला है दोस्तों? काजल, और क्या मिला है? लिपस्टिक, काजल और क्या मिला है? लिपस्टिक। काजल कौन लगाती है बेटा? महिलाएं। लिपस्टिक कौन लगाती है बेटा? महिलाएं। वह पाउडर, वह क्या मिला है? पाउडर। काजल, लिपस्टिक और क्या मिला है दोस्तों? पाउडर। अर्थात ये कहूंगा मैं कि महिला सौंदर्य, महिला क्या होता है? महिलाओं का क्या है? काजल और लिपस्टिक सौंदर्य है। अरे नारी काजल लगाती है, नर नहीं लगाते, और लिपस्टिक भी लगाती है, पाउडर भी लगाती है। तो महिला सौंदर्य, महिला सौंदर्य की सामग्री, महिला सौंदर्य की क्या मिली है? सामग्री, सामग्री के क्या मिले हैं? अवशेष। महिला सौंदर्य की सामग्री के अवशेष इस सभ्यता की विशेषता है। काजल, लिपस्टिक, पाउडर, ये सभी महिला सौंदर्य की क्या है? यानी विशेषता है। तो महिलाओं का जो सौंदर्य का सामान है, ये सामान हमें ये तो याद आसानी से हो जाएगा। और विशेषताओं की बात करें, वृत्ताकार आकृति की ईंट, वृत्ताकार, वृत्ताकार आकृति, कौन सी आकृति की दोस्तों? वृत्ताकार आकृति की क्या मिली है? ईंटों के प्रमाण, ईंटों के क्या मिले हैं? प्रमाण मिले हैं। वृत्ताकार आकृति की ईंटों के क्या मिले? प्रमाण मिले हैं। मिट्टी की पकी हुई, किसकी दोस्तों? मिट्टी की, और मिट्टी की पकी हुई मूर्ति, मूर्तियों के प्रमाण, मिट्टी की पकी हुई मूर्तियों के भी क्या मिले हैं? प्रमाण। यानी मिट्टी की पकी हुई और क्या मिली है दोस्तों? मूर्ति। अरे वृत्ताकार आकृति की ईंट भी मिली है और मिट्टी की पकी हुई क्या मिली है? मूर्ति मिली है। अब सुनिएगा, और विशेषताएं सभ्यता की क्या है? यहां से हमें और किसके प्रमाण मिलते हैं? स्याही, स्याही की दामाद, स्याही की क्या मिली है दोस्तों? दामाद। और स्याही की दामाद के साक्ष्य भी मिले हैं। स्याही की दामाद के क्या मिले हैं? साक्ष्य। ये कहां से मिले हैं? तो ये मिले हैं दोस्तों कौन सी सभ्यता से? चन्नू दड़ो। इसे जाकर संस्कृति अथवा झांकर अथवा झुंकर, झांकर या झुंकर संस्कृति भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर, अर्ध औद्योगिक कौन सा था? हड़प्पा। और सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थान है जहां से हमें दुर्ग के कोई प्रमाण नहीं मिलते। 1931 में नन्ही गोपाल मजूमदार के द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई। और मैंने इसके आगे आपको पढ़ाया है और समझाया भी है कि काजल के, लिपस्टिक के यानी महिला सौंदर्य की सामग्री, वृत्ताकार ईंट, मिट्टी की पकी मूर्ति और स्याही की दवात, तो ये सभी विशेषताएं कौन सी सभ्यता की आती है? चन्नू दड़ो की। अगला स्थल यानी और जो बचे हुए स्थल हैं, इनको हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो इस क्लास को अच्छा लगा हो आपको तो लाइक और शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आज के लिए आप सभी को थैंक यू, हैप्पी नाइस डे, जय हिंद।